नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल जीएस प्लैनेट पे। पॉलिटी के लेक्चर में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार को शुरू किया था। संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसका विवरण है। हमने इसके दो पार्ट को कवर किया था। पहले पार्ट में हमने मौलिक अधिकारों की विशेषताओं और उसकी परिभाषा आदि को डील किया था। सेकंड पार्ट में हमने पहला मौलिक अधिकार, जिसे समानता का अधिकार कहते हैं, उसके आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 को कवर किया था। तो एक एक करके थोड़ा सा रिकैप मार लेते हैं। जो मौलिक अधिकार, जो कि फंडामेंटल राइट, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे सिटीजन और नॉन सिटीजन्स को दिए हैं, वो कुल मिलाकर 6 हैं। देयर आर टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स गिवन टू इंडिविजुअल। पहला है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 टू 18। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 23 टू 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, आर्टिकल 25 टू 28। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, राइट ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन, आर्टिकल 29 टू 30। एंड लास्ट क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल 32 है। तो हमने पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, फंडामेंटल राइट है, उसको हमने कवर करना शुरू किया था, जिसे हम समानता का अधिकार कहते हैं। और इसके अंतर्गत कुल 5 अधिकार दिए गए हैं। हाउ मेनी राइट्स आर गिवन इन राइट टू इक्वालिटी? देयर आर टोटल 5 राइट्स गिवन। पहला आर्टिकल 14, जिसमें हम लोगों ने देखा था विधि के समक्ष समानता, यानी कानून की दृष्टि में सभी लोग समान हैं, और साथ ही वही कानून सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेगा। विधि के समान संरक्षण का सिद्धांत, आर्टिकल 14, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि विधि के समक्ष समानता अर्थात राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ, द कंसेप्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी कि विधि के समान संरक्षण का अधिकार जो है, ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित है। फिर हमने आर्टिकल 15 को हमने डिस्कस किया था। इसमें बताया था कि जो पब्लिक प्लेस हैं, सार्वजनिक एरियाज़ हैं, सार्वजनिक क्षेत्र हैं, वहाँ पर रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, इसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, ना तो स्टेट कर सकता, ना कोई और कर सकता है। प्राइवेट प्लेस पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, उसमें इसको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। और साथ ही साथ हमने आपको बताया था कि स्टेट जो है कुछ सकारात्मक रूप से भेदभाव कर सकता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। उसके 3 आधार थे, जैसे बच्चों और औरतों के हितों को संरक्षण करने में, एजुकेशनली और सोशली जो बैकवर्ड हैं उनको रिजर्वेशन दिया गया है जॉब्स में, और साथ ही साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। वो हमने 3 प्रकार के जो एक्सेप्शन है इसमें हमने देखे थे। आज हम आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 को कवर करेंगे। ठीक है, तो हमने आपको एक ट्रिक दिया था, स्मॉल ट्रिक आपको याद करने का। इक्वल राइट टू इक्वलिटी, ई पाउट, ई 14, पी 15, ओ 16, यू 17 और टी 18। ई से इक्वालिटी, पी से प्रोहिबिशन, ओ से अपॉर्चुनिटी, यू से अनटचेबिलिटी और टी से टाइटल। इसको आप याद कर लेंगे तो आसान रहेगा याद करने में। 14 से 15, 16, 17, 18 ये आर्टिकल सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि आर्टिकल 16 में क्या है, आर्टिकल 17 में क्या है, 18 में क्या है। तो आगे हम देखते हैं आर्टिकल 16, 17 और 18 को। ये हमने कवर किया था, 14, 15 डिटेल में कवर किया था, इसलिए दोबारा उसको नहीं देखेंगे। आर्टिकल 16, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक जॉब्स, यानी कि सार्वजनिक नौकरियों में अवसर की समानता। तो आर्टिकल 16 कहता है भाई दैट नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, place of birth, residence or any of them be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state। अर्थात अनुच्छेद 16 कहता है कि सार्वजनिक रोजगार या कार्यालय के संबंध में अवसर की समानता की गारंटी देता है। राज्य को किसी के भी खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। इसका क्या अर्थ हुआ? देखिए, जितने भी पब्लिक जॉब्स हैं, पब्लिक जॉब्स देखिए 4 कैटेगरी में होती है, ए, बी, सी और डी। ये 4 कैटेगरी होती है, चाहे स्टेट की हो चाहे वो सेंट्रल की हो। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। ग्रुप डी में सफाई कर्मचारी या लोअर क्लास आता है। सी ग्रेड सी में क्लरिकल स्टाफ आता है। बी में असिस्टेंट ऑफिसर्स आते हैं, बी ग्रेड के ऑफिसर्स होते हैं, और ए ग्रेड के ऑफिसर आईएएस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं। तो इस तरह से 4 जो श्रेणियां हैं, इनमें जब चयन का एक मापदंड निर्धारित किया जाएगा, एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया तय किया जाएगा,
और उस क्राइटेरिया के अनुसार जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा उस पूरी कंप्लीट प्रोसेस के तहत किसी को भी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर हो रहा है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सबको उस नौकरी को हासिल करने का बराबर अवसर दिया जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक एक्सेप्शन ये जोड़ा गया है कि राज्य को ये अधिकार दिया गया है कि जो पिछड़े वर्ग के नागरिक हैं, यहाँ पे एक्सप्लिसिटली यानी कि क्लियर रूप से ये नहीं लिखा है कि पिछड़े वर्ग में कौन होगा, ये पिछड़े वर्ग में कौन होंगे ये तय करने का अधिकार किसको, स्टेट को है। स्टेट ही तय करेगा इस पिछड़े वर्ग में कौन शामिल होंगे। तो किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिक को सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है इसी में, किसमें, आर्टिकल 16.2 में। समझ में आ रहा है, क्लियर है। 16.2 में क्या कहता है कि रिजर्वेशन का प्रावधान है। उधर आर्टिकल 15.4 पे क्या कहा गया है कि राज्य भी किसी एजुकेशनली या सोशली बैकवर्ड के लोगों के लिए स्पेशल प्रोविज़न कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो प्रोविज़न करने की 16 में भी बात करता है कि जहाँ कहीं भी सरकारी नौकरी का सवाल होगा तो जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, बैकवर्ड का आधार क्या होगा, या तो एजुकेशनल हो या तो वो सोशल हो। लेकिन एक और अब क्राइटेरिया बाद में ऐड कर दिया गया, क्या, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जिन्हें हम कहते हैं ना गरीब सवर्णों का आरक्षण जिसे कहा गया है, उसको भी 10% रिजर्वेशन कर दिया गया है। क्लियर है। तो उन सबको मिलाकर यानी कि वो सब वीकर सेक्शन और बैकवर्ड क्लास के जो लोग हो इनको सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। अब कहोगे कि भैया जो ये आरक्षण का सिद्धांत है ये तो समानता के खिलाफ है। तो हमने आपको क्या बताया था, भेदभाव है यहाँ पर, निश्चित तौर पर आरक्षण भेदभाव है, लेकिन ये सकारात्मक भेदभाव है। हमने बताया था ना आर्टिकल 15 में कि राज्य सकारात्मक भेदभाव कर सकता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, क्योंकि जो लोग बहुत पीछे चले गए हैं विकास में उनको थोड़ा सा सहूलियत अगर नहीं दिया जाएगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो जो ये पिछड़े वर्ग है और जो अगड़ा तथा कथित अगला वर्ग जो है उसके बीच का जो अंतर है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस अंतर को दूर करने के लिए ये व्यवस्था किया गया है। साथ ही इसमें ये भी बोला गया है राज्य को जब कभी लगेगा कि आरक्षण का लक्ष्य पूरा हो गया तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा। हालांकि इसकी समाप्ति को लेकर आज भी राजनीति होती है, कुछ लोग इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं बिना समीक्षा के, कुछ लोग इसकी समीक्षा चाहते हैं और कुछ लोग इसका खात्मा चाहते हैं। अलग अलग वर्ग हैं, आपको इन सब वर्गों के बारे में इतना ज़्यादा डिटेल नहीं जानना, वो राजनीतिक विषय है और पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, उसके डिटेल में आपको नहीं जानना। आपको चुप मार के तैयारी करनी है। देयर आर 50% अनरिजर्व कैटेगरी, 50% अभी भी जनरल कोटा, जनरल मतलब सबके लिए है, वहाँ पे आप compete कीजिए। बाकी 50% पर ध्यान मत दीजिए। अगर बाकी 50% पर अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आप नेता तो बन सकते हैं लेकिन नौकरी नहीं हासिल करेंगे। तो चॉइस इज़ योर्स। आगे देखते हैं। ये आर्टिकल 16 में मतलब अवसर की समानता, सबको बराबर अवसर मिलेगा। हालांकि 16.2 ये कहता है कि रिजर्वेशन भी दिया जाएगा वीकर सेक्शन को। आगे बात करते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 यानी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन। ये अस्पृश्यता क्या होता है, छुआछूत होता है। देखिए हमारा जो देश का जो एक तरह का ये सोशल स्टिग्मा है, एक तरह का सामाजिक कलंक है कि आज भी कम या ज़्यादा प्रभाव के साथ देश के अंदर अभी भी जो है छुआछूत का खेल चल रहा है। कम हुए हैं निश्चित तौर पर, पहले की तुलना में देखा जाए तो ये जो है छुआछूत के केस कम हुए हैं। जैसे जैसे शिक्षा का स्तर और आय का स्तर लोगों का बढ़ रहा है, कम हुए, लेकिन अभी भी पुरानी मानसिकता या रूढ़िवादी जो मानसिकता के लोग हुए उनके अंदर छुआछूत की भावना है। तो संविधान उस छुआछूत को ख़त्म करने का एक तरह का प्रावधान करने का राज्य को आदेश देता है। भैया ऐसा है कि सभी प्रकार की जो अनटचेबिलिटी है उसको समाप्त किया जाए। तो अनुच्छेद 17 क्या कहता है, इट एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिसेस इन एनी फॉर्म। मतलब अस्पृश्यता को समाप्त करता था, इससे उत्पन्न होने किसी भी प्रथा पर रोक लगाता है कि कोई भी प्रथा अगर छुआछूत को, अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है तो उस प्रथा को समाप्त कर देना है। क्लियर है। अस्पृश्यता एक सामाजिक प्रथा या व्यवहार को दर्शाती है जिसमें कुछ वर्गों को उनके जन्म से ही हेत की दृष्टि से देखा जाता है तथा उनके विरुद्ध जिंदगी के स्तर पर, जीवन के स्तर पर भेदभाव किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो संविधान कह रहा है कि भैया आर्टिकल 17 सबको फंडामेंटल राइट है कि किसी को भी छुआछूत की दृष्टि से ना देखा जाए। अगर ऐसा होता है तो स्टेट लॉ बना सकती हैं। क्या बना सकती हैं, राज्य कानून बनाएंगी और उस कानून में दंड का प्रावधान करेंगे और उस कानून के अनुसार जो भी दंड का प्रावधान किया गया है उस दंड के प्रावधान के अनुसार उसे दंडित किया जाएगा।
तो ये व्यवस्था है। संविधान में दंड का प्रावधान नहीं किया गया। संविधान ये बताता है कि प्रथा बुरी तरह से मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट है। समझ में आया? प्रथा किसी भी प्रकार के छुआछूत की मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट है। इसको रोकने के लिए राज्य कानून बनाए, और राज्य ने कानून बनाया हुआ अनटचेबिलिटी एक्ट भारत के अंदर केंद्र स्तर पर है, राज्य स्तर पर है। उनको रोकने के लिए अलग अलग राज्य और केंद्र में कानूनें हैं। क्लियर है? समझ में आया? तो आर्टिकल 17 हो गया। तो ये हो गया अनटचेबिलिटी। अब बात करते हैं आर्टिकल 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ये टाइटल्स का मतलब क्या होता है? टाइटल्स का मतलब होता है उपाधि। किसी भी प्रकार की उपाधियों का अंत कर दिया गया है देश के संविधान के अनुसार। अब देखो क्यों ऐसा किया गया। देखो ये उपाधि क्या होता है, जैसे कि किसी को कुछ खास तमगा दे देना है, राय साहब, कुंवर जी, राजा साहब, ठीक है, लंबरदार, नवाब साहब। तो इस तरह के अंग्रेज लोग क्या करते थे, ब्रिटिश हुकूमत में बहुत सारे लोगों को टाइटल दिया जाता था। क्लियर है? अब ये जो टाइटल दिया जाता है इससे भेदभाव उत्पन्न होता है। किस प्रकार का भेदभाव? कि फलाने साहब हैं, ये हम लोग सामान्य लोग हैं और ये फलाने साहब हैं। तो इस तरह से ये एक तरह से ये इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है, असमानता को बढ़ाता है। तो इस तरह के असमानता को समाप्त करने के लिए संविधान के आर्टिकल 18 में व्यवस्था कर दी गई है कि राज्य किसी को भी कोई पदवी देने से रोकेगा। समझ में? यह राज्य को किसी भी तरह की पदवी यानी कि टाइटल देने से रोकता है। कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई पदवी स्वीकार नहीं कर सकता। हालांकि सैन्य यानी कि आर्मी में जो पद दिए जाते हैं, जैसे मेजर जनरल, मेजर, ब्रिगेडियर जनरल, ब्रिगेडियर जनरल, इस तरह के, और साथ ही एजुकेशनल जो डिग्रीज हैं उनको इससे बाहर रखा गया है। क्लियर है? और इसके अलावा भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण होगा, पद्म विभूषण या भारत रत्न। ये भी एक प्रकार का टाइटल है। ये व्यक्ति के सकारात्मक अचीवमेंट को प्रमोट करने के लिए दिए जाते हैं, इसलिए इसको भी इस श्रेणी के बाहर रखा गया है। इसके अलावा राज्य किसी अन्य तरह का टाइटल किसी भी व्यक्ति को नहीं दे सकता, क्योंकि समानता के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। क्लियर है? तो हम लोगों ने ई पाउट पढ़ लिया। क्या पढ़ा? ई पाउट। ई पाउट में क्या पढ़ा? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक पढ़ लिया। ई से इक्वलिटी, पी से प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन किस चीज़ का? डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का। ओ से अपॉर्चुनिटी, सबको अवसर की समानता दी जाएगी, अनटचेबिलिटी खत्म कर दी जाएगा और टाइटल को समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा समानता का अधिकार। तो पहला जो मौलिक अधिकार था, फर्स्ट फंडामेंटल राइट हैज़ बीन कवर्ड। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन सेकेंड फंडामेंटल राइट, विच इज़ राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। और ये जो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। आर्टिकल 19 है राइट ऑफ सर्टेन फ्रीडम्स, यानी कुछ निश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। आगे देखेंगे कौन सी है। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन इन ऑफेंसेस इन सर्टेन केसेस, यानी कुछ दशाओं में अपराध सिद्धि से संरक्षण। आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21A बाद में जोड़ा गया 2002 में, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। और लास्ट में आर्टिकल 22 राइट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार है। तो ये कुछ प्रकार की ये 5 तरह की स्वतंत्रता संविधान में सभी नागरिकों को दी गई है। इनको याद करने का ट्रिक क्या है? फोलिया, जैसे उसको ई पाउट था वैसे इसका फोलिया। F19, O20, L21, E जो स्मॉल ई है 21A और A22, ध्यान दीजिएगा। F से फ्रीडम हो जाएगा, O से ऑफेंस हो जाएगा, L से लिबर्टी या लाइफ हो जाएगा, E से एजुकेशन हो जाएगा और A से अरेस्ट हो जाएगा। तो इससे आपको याद करने में आसानी हो। ई पाउट फोलिया। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 19 देखते हैं। आर्टिकल 19 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स इन रिगार्ड्स ऑफ फ्रीडम, मतलब यह सभी नागरिकों को कुछ निश्चित प्रकार के स्वतंत्रता देता है। और ये कौन से प्रकार के? देयर आर 6 टाइप ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम्स आर गिवन इंडिया, सभी सिटीजन को। ध्यान दीजिए, ये केवल नागरिकों को दिए गए हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ सिटीजन वर्ड है। इसके पहले तक हमने जो पढ़ा था याद करो। आर्टिकल 14 क्या था? वो सिटीजन के साथ साथ नॉन सिटीजन को भी दिया गया था। आर्टिकल 15 सिटीजन को ही केवल मिला है। आर्टिकल 15 किसको मिला है? सिर्फ सिटीजन को मिला है। आर्टिकल 16 सिर्फ सिटीजन को मिला है। आर्टिकल 17 और 18 सिर्फ सिटीजन को मिला है। तो सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों के लिए 14 है, 20 है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, आज फिर रिपीट कर दिया हमने। अब देखते हैं कि 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दी गई है वो कौन कौन सी है। पहला है आर्टिकल 19(1) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी
वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अर्थात क्या हुआ कि इस देश में सभी व्यक्ति को, इस देश के अंदर सभी व्यक्ति नहीं, सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इस आज़ादी को लेकर हमेशा मीडिया में आप लोग चर्चा सुनते आए होंगे कि जैसे मौजूदा सरकार के खिलाफ आरोप ये लगाया जाता है, ये एक आरोप है, इसमें सच्चाई है नहीं है, आप लोग बेहतर जानते हैं कि इस सरकार में अभिव्यक्ति की आज़ादी को खतरा है। मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन थ्रेट, समझ में आया? ये थ्रेट है इसको, इस मौजूदा सरकार में बोलने की आज़ादी नहीं है। ये अपना अपना ओपिनियन है, आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन ये आर्टिकल 19(1) क्या कहता है कि सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, 19(2) आर्टिकल 19(2) क्या कहता है कि जितने भी ये अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार, ये 19 के अंदर, चाहे 1 हो, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 प्रकार के, इन पे कुछ नियंत्रण भी लगाए गए हैं। राज्य इन पर आवश्यक प्रतिबंध लगा सकता है अगर ऐसा ज़रूरत हुआ तो। उसके आधार हैं जैसे कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को मेंटेन करने के लिए आपकी स्वतंत्रता छीनी जा सकती है, ठीक है। किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाने के लिए आपसे ये मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ कंडीशंस हैं आर्टिकल 19(2) में कि उस केस में आपके ये मौलिक अधिकार सीमित हो सकते हैं, समझ में आया? ये आपको असीमित रूप से नहीं प्राप्त हैं। दीज आर नॉट गिवन टू यू एब्सोल्युटली, ये एब्सोल्युटली नहीं दिए गए हैं। तो अब है क्या, ये पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। कि सभी नागरिकों को स्पीच और एक्सप्रेशन का अधिकार प्राप्त है, कुछ भी बातचीत कर सकते हैं। और यहाँ अभिव्यक्ति का मतलब होता है जैसे कि कार्टून बनाना, ड्राइंग करना, स्पीचेस देना, फेसबुक पे कुछ लिखना, मीडिया में कुछ लिखना। तो मीडिया की जो आज़ादी होती है वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है जी कि प्रेस की आज़ादी निम्नलिखित में से कौन से आर्टिकल में समाहित है, तो आर्टिकल 19 में ही समाहित है, 19(1) में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो वो सभी नागरिकों को मिला हुआ है, क्लियर है। लेकिन इतना अधिकार नहीं है कि आप गाली देने लगो, बोलने की आज़ादी है, गाली देने की आज़ादी नहीं है। अभिव्यक्त की आज़ादी है लेकिन बिना सिर पैर की बात करने की आज़ादी नहीं। अब कल को तुम जो है, जैसे कि जेएनयू में कुछ तथाकथित लोगों ने भारत के खिलाफ नारे लगाए थे, तो ऐसी आज़ादी की इजाज़त नहीं मिलेगी आपको। भारत माता की जय की आज़ादी है कहने के, ये नहीं है कि भारत तेरे टुकड़े हुए इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो तथाकथित जो नारे लगे थे जेएनयू में, वो इसकी आज़ादी नहीं देता है, समझ में आया? आर्टिकल 2 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ असेंबली। असेंबली का मतलब सभा करने की आज़ादी। जैसे कि आपको रैली करनी है तो आप रैली करते हैं, सभी लोग करते हैं। दोनों तरह की रैली भी होती हैं, पॉलिटिकल रैलीज भी होती हैं, नॉन पॉलिटिकल रैलीज भी होती हैं। तो आपको बिल्कुल भी आज़ादी है, सभा करने की आज़ादी। सरकार से आप परमिशन लीजिए, जहाँ जिस एरिया में आप सभा करना चाहते हो उसके मजिस्ट्रेट से आप परमिशन लीजिए और बिल्कुल कीजिए, लेकिन ये शांतिपूर्ण तरीका हो। अब ये नहीं सभा कर रहे हो आप बम फोड़ने के लिए कि चलो लाल किला उड़ा देते हैं या फला चीज़ उड़ा देते हैं, नहीं। वायलेंट एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए की गई किसी भी असेंबली को ये प्रमोट नहीं करता है। शांतिपूर्ण तरीके से आप जो भी असेंबली करना चाहते हो वो कर सकते हो। तीसरा क्या है? फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, संघ यानी संगठन बनाने की आज़ादी। शांतिपूर्ण प्रयोजन के लिए, पीसफुल पर्पस के लिए आप एसोसिएशन बना सकते हैं। अब लश्कर तोयबा नहीं बना सकते आप, जैश ए मोहम्मद नहीं बना सकते, आतंकी संगठन नहीं बना सकते। शांतिपूर्ण संगठन बना सकते हो जो समाज के कार्यों को आगे बढ़ाए या सरकार के सहयोग करे, समझ में आ रहा? तो उस तरह का पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। जैसे कि इस समय कोविड-19 का संकट है, कोरोना वायरस की महामारी में बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को, जैसे सोनू सूद साहब हैं, वो उनका जो संगठन है या उनका जो तत्परता है वो काबिल तारीफ़ है। उन्होंने बाकी और बड़े स्टार्स के मुंह पर एक तरह से तमाचा ही मारा है। हालांकि ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कोई करता है बताता नहीं, कोई नहीं करता है, कोई करता है बताता है, सबके अपने अपने राइट्स हैं। हमें किसी एक व्यक्ति पर पर्सनली कमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई करता है तो उसका स्वागत जरूर करना चाहिए। अगली बात करते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में क्या है? घूमने की आज़ादी। यहाँ पर मतलब है कि आप, जैसे मैं यूपी का हूँ तो मैं एमपी में जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ। कर्नाटक में जा सकता हूँ, नागालैंड जा सकता हूँ। हाँ, उन रिस्ट्रिक्टेड तथा कथित एरिया को छोड़कर मैं जा सकता हूँ। तो जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया उनको छोड़कर बाकी हम पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, समझ में आ रहा है? हाँ, जा सकते हैं।
क्लियर है। लेकिन इसमें भी वही है, घूमने का मतलब ये नहीं कह रहे हो कि नहीं हम विदेश जाएंगे, तो जा सकते हो भाई, एक क्राइटेरिया उसको फुलफिल करो जाइए। लेकिन आप कत्ल कर लिए, मान लीजिए किसी को खून कर दिए और जा रहे हैं, पुलिस आपको अरेस्ट कर रहे हैं, तो कह रहे हो नहीं आर्टिकल 19(4) में हमको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, आप मुझे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं कि कानून आपको इसकी इजाज़त देगा। तो ये आपको मूवमेंट जो है ये मिला है, मूवमेंट का राइट, लेकिन एब्सोल्युटली नहीं मिला है, इसमें भी कुछ हाँ लगाया जा सकता है। आगे बात करते हैं फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल, मतलब निवास करने की आज़ादी। कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में निवास कर सकता है, उसमें कोई बैरियर नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे आदिवासी क्षेत्र हैं जैसे कि जो है अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम वगैरह हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, ऐसे जो आदिवासी बाहुल क्षेत्र है वहाँ पर एक तरह से परमिट चाहिए होता है आपको, ILP जिसे कहते हैं, इनर लाइन परमिट। वहाँ अंदर जाने पर आपको मनाही हो सकती है। तो उस क्षेत्र को छोड़ो, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ को छोड़ो, बाकी कहीं भी बसिए, आपको कोई रोक टोक नहीं है। आगे क्या है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, यानी व्यवसाय करने की आज़ादी। आप किसी भी जाति धर्म के हो, आपको जो व्यवसाय करना है कानूनन वो व्यवसाय कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप स्मगलिंग करना चाह रहे हो, हीरोइन, कुकीन, गांजा आदि का बिजनेस करना चाहते हो, ये रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड मटेरियल्स को आप सेल एंड प्रोड्यूस प्रोक्योर नहीं कर सकते। बाकी सामान्य चीज़ें आप बिजनेस कीजिए। पहले क्या था कि हमारे समाज में जाति का बंधन था, फला जात में पैदा हुआ व्यक्ति अपनी जाति का ही ऑक्यूपेशन कर सकता था, ठीक है। तो उस तरह के अब बैरियर नहीं है, आप कोई भी जाति के हो, आप कोई भी ऑक्यूपेशन अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के आधार पर तय कर सकते हैं, क्लियर है। और राज्य इसमें किसी भी प्रकार का अड़ंगा नहीं लगाएगा। तो आर्टिकल 19 ये 6 प्रकार की आज़ादी देता है, और आर्टिकल 19(2) इन 6 आज़ादी पर प्रतिबंध लगाने के युक्त तरीका बताता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने के स्टेट को पावर भी देता है, हमने डिस्कस कर लिया है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 19 के बाद आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन इन ऑफेंसेस इन सर्टेन केसेस, यानी अब कुछ दशाओं में अपराध सिद्धि से संरक्षण है। ये क्या है समझते हैं। कोई भी व्यक्ति जो एक अपराध कर रहा है, एनीवन हु कमिट्स अ क्राइम, कोई भी जो कमिट कर रहा है, अपराध कर रहा है, उसको अपनी सज़ा के खिलाफ कुछ सुरक्षा प्रदान किया गया है। जैसे मान लीजिए कोई अपराधी है तो उसको कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 20 के अनुसार। अब बहुत सारे लोग प्रश्न उठा सकते हैं, भाई अपराधी को क्यों ये मौलिक अधिकार प्राप्त है? देखिए, अपराधी भी तो व्यक्ति ही होता है ना, वो भी एक ह्यूमन है। हाँ, अगर उसका अपराध का स्तर बड़ा गंभीर है तो उस पर उसी तरह का कुछ प्रतिबंधित कानून होगा ही होगा, और उसके अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात बताया जा रहा है कि अपराधी व्यक्ति को भी कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। वो 3 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। हर एक प्रत्येक अपराधी को ये 3 अधिकार मिलेंगे। पहला है कि नो रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, मैंने शॉर्ट में लिखा है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डिटेल में लिखा है कि किसी कानून के पश्च प्रभाव से दंड पर निषेध है। अब ये आपको समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसने अपराध किया, कोई चोरी की, क्या किया इसने? चोरी की, ठीक है, चोरी की। और चोरी कब की? मान लो जैसे कि आज की डेट क्या है, आज है 30 मई 2020, ठीक है। इसने इस दिन चोरी की, क्लियर है। अब अदालत में मामला गया, वहाँ पे साबित हो गया है, तो अब इसे जो सज़ा दिया जाएगा वो उसी कानून के अनुसार दिया जाएगा जो 30 मई को, यानी अपराध की तिथि के दिन उपलब्ध था। मान लीजिए उस कानून के अनुसार चोरी की सज़ा 6 महीने की दी गई है, क्या 6 महीने की सज़ा दी गई है, क्लियर है। तो इसे 6 महीने की ही सज़ा दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि कल को 31 मतलब जो है जून में कोई नया कानून चोरी का बने और उसमें 1 साल की सज़ा दे दी जाए, तो वो जून के बाद हुए अपराधों पर लागू होगा। समझ में आ रहा है? वो सिर्फ जून के बाद हुए अपराधों पर लागू हुआ, क्लियर हो रहा है। यानी कि कोई भी सज़ा किसी कानून के प्रीवियस इफेक्ट से नहीं दी जा सकती। अपराध के समय जो मौजूदा कानून होगा उसी कानून के अनुसार उसे दंडित किया जाएगा, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ, तो पहले चीज़ है नो रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, दूसरा नो डबल प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट फॉर द सेम क्राइम, अर्थात एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी। अब जैसे ये नहीं है कि एक बार आपने किसी की हत्या की और आपको 7 साल की सज़ा मिल गई। आप लोग अदालत में सुने होंगे, फिल्मों में 7 साल कैद व बामशक्कत की सज़ा दी जाती है। हाँ भाई, 7 साल की सज़ा दी गई। अब वो व्यक्ति
छठे साल के अंतिम मतलब 7वें साल का जो उसका पीरियड है ख़त्म हो रहा है और अंतिम दिन वो बढ़िया अपना कपड़ा उपड़ा पहन रहा है कि आज मैं आज़ाद हो जाऊंगा, और अचानक जेलर आपको कहता है कि तुम्हारी सज़ा 1 साल और बढ़ा दी गई है। इट कैन नॉट बी डन। ऐसा नहीं हो सकता। एक बार जो अपराध की जितनी सज़ा मैक्सिमम देनी है दे दो, उसके बाद सज़ा बढ़ाया नहीं जा सकता। दोबारा सज़ा एक ही अपराध के लिए 2 बार क्राइम 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। तो दूसरा अधिकार है। और तीसरा क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड सेल्फ विटनेस, मतलब आत्म गवाही यानी स्वयं की गवाही देने के लिए ये रोकता है कि पुलिस या कोई भी अथॉरिटी किसी भी व्यक्ति पर जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, भैया आप अपने खिलाफ गवाही दो। अगर वो स्वेच्छा से अपने अपराध को स्वीकार करता है तो ठीक है, उसे ज़बरदस्ती फोर्स नहीं किया जा सकता खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए। तो प्रत्येक व्यक्ति भारत के अंदर उसको 3 ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जो अपराध कर रहा है, पहला, उसे सज़ा उसी कानून के अनुसार दिया जाएगा जो उस अपराध के तिथि के समय मौजूद थी। दूसरा, एक अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सके। और तीसरा कि किसी भी अपराधी को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर या विवश नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 20 था। अब बात करते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अर्थात कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होने वाली कार्रवाई को छोड़कर व्यक्ति को जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता में राज्य के अतिक्रमण से बचाता है। देखिए, हमने आपको बताया था कि स्टेट और जो सिटीज़न है उनके बीच एक तरह का विरोधाभासी संबंध है। जब नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया जाता है तो वहाँ स्टेट कमज़ोर होता है। अगर स्टेट मजबूत होगा तो राज्य मजबूत होगा तो नागरिक कमज़ोर होंगे। इसीलिए जो नागरिकों को मौलिक अधिकार इसीलिए दिए गए हैं ताकि वो राज्य अपना मनमाना व्यवहार ना कर सके। तो आर्टिकल 21 में जैसे कि जीवन की स्वतंत्रता दी गई है कि हर एक व्यक्ति को जीने की आज़ादी है। जीने के साथ साथ पर्सनल लिबर्टी भी है। दैहिक स्वतंत्रता मतलब उसके शरीर से जुड़ी हुई कुछ निश्चित प्रकार की स्वतंत्रता है, वो भी दिए गए हैं। जैसे राइट टू मेडिकल केयर, स्वास्थ्य की सुविधा आपको मिले, ये आपको आर्टिकल 21 इंश्योर करता है। राइट टू फूड, भोजन का अधिकार आपको है। राइट टू लाइवलीहुड, रोजगार का अधिकार आपको है। राइट टू प्राइवेसी मतलब निजता का अधिकार है। आप कौन सा कपड़ा पहनना चाहते हो, क्या खाना चाहते हो, क्या आपका जो नज़रिया है, ये आपका प्राइवेसी है, इसमें राज्य इंटरफेयर नहीं कर सकता। राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। राइट टू एजुकेशन, ठीक है। राइट टू शेल्टर, समझ में आ रहा है, मतलब आश्रय का अधिकार। तो ये ऐसे ऐसे लगभग 30 के आसपास जो है अधिकार दिए गए हैं हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को, कि जिसमें राज्य इंटरफेयर नहीं कर सकता। एग्जाम में पूछा जा सकता है राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 21 में दिया गया है। क्लियर है। हालांकि इसमें लिखा है कि कुछ जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी जो प्रोसीजर है उसके अनुसार जो कार्यवाही की जाती है उसको छोड़कर बाकी सब में आपको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। अब जैसे कत्ल किया आपको और आपको क्या जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, आप लोग देखते हो कि कोई क्राइम हुआ तो उस क्राइम का जो भी सस्पेक्ट होता है, सस्पेक्ट का मतलब समझ रहे हैं ना, जिस पर संदेह है, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। आपको पता है ना, उसको अरेस्ट करके डिटेन कर लिया जाता है। डिटेन करके मतलब होता है उसको कस्टडी में रखा जाता है, पुलिस कस्टडी, बाद में फिर जुडिशियल कस्टडी में उसे भेज दिया जाता है अदालत के द्वारा। तो उसको भाई उसका तो भाई ये एक तरह से आज़ादी छीनी गई है ना भाई। लेकिन वो जो आज़ादी छीनी गई एक स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है ना भाई, एक प्रोसीजर है। तो कानूनन किसी को रोका जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है। क्लियर है। हाँ, अब जैसे धारा 144 लगी है, कह रहे ने हमको घूमने फिरने की आज़ादी है, तो नहीं है ना भाई, क्योंकि धारा 144 अर्थात कि मामला गंभीर है, बाहर आपको निकलने की घूमने फिरने की आज़ादी इस समय नहीं है। तो आर्टिकल 21 ये था। अब आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A देखिए, जब भी संविधान में कैपिटल ABCD अगर ऐसा होगा तो समझ लीजिए ये किसी न किसी अमेंडमेंट यानी किसी न किसी संशोधन के माध्यम से जोड़े गए हैं। जैसे इसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आर्टिकल 21A यानी कि शिक्षा का अधिकार कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, तो इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। क्या इसमें यह है कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन, अर्थात राज्य कानूनन के विधि के अनुसार जैसा वो चाहे
6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। यानी कि व्यक्ति को जो 6 से 14 वर्ष का जो भी बच्चा होगा उसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। अब कहो गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल चलते हैं, तो चलते हैं, लेकिन जो सरकारी स्कूल है उसमें आपसे कहाँ पैसा लिया जाता है, वह अगर आपसे फीस लिया जाता है तो बहुत नॉमिनल शुल्क लिया जाता है। तो राज्य ने तो व्यवस्था की है, आपकी चॉइस है, आप उसमें पढ़िए ना पढ़िए। अब उसके में डिबेट किया जा सकता है कि वहाँ पे शिक्षा का स्तर निम्न है, ये है वो है, फैसिलिटीज़ नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल बड़ा लो है, वो अलग विषय है, लेकिन राज्य ने व्यवस्था किया है, धीरे धीरे इसमें सुधार की गुंजाइश है। तो याद कीजिए, आप लोग अगर बचपन में रहे होंगे 2002 के आसपास ये चल रहा था सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़े, सूरज सा चमके हम बादल सा गरजे हम, स्कूल चले हम। ये जो स्कूल चले हम अभियान है, ये अटल जी के सरकार के समय ये चालू हुआ था 2002 में, जब ये कानून बना था, समझ में आया। तो आर्टिकल 21A 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। अब बात करते हैं आर्टिकल 22, लास्ट है जो स्वतंत्रता का। इट सेफगार्ड्स अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसमें अर्थात राज्य के किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती अगर गिरफ्तार किया गया है तो उस दशा में इसे छूट मिलता है। तो इसमें क्या किया है, कुछ दशाओं में व्यक्ति को गिरफ्तारी से छूट मिलती है। अनुच्छेद 22 हर किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले कुछ संरक्षण देता है। क्या है वो देखते हैं। पहला, कि जब भी किसी व्यक्ति को किसी अपराध के अगेंस्ट गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे उसका कारण बताया जाएगा। कहते नहीं कि एक वारंट चाहिए होता है, बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हालांकि कुछ केसेस में हो सकता है, वो संज्ञेय अपराध हो या तब कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तो हो सकता है। अभी कॉग्निजेबल संज्ञेय क्या है, ये बहुत लीगल टर्म है, छोड़िए। बस अभी के लिए इतना समझिए कि किसी भी व्यक्ति को बिना अरेस्ट वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। वारंट में स्पेशली कारण मेंशन होना चाहिए कि कौन से कारण से उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, पहला ये। दूसरा, हिज राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस। किसी भी व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसे अपनी चॉइस का लॉयर चुनने का अधिकार दिया जाएगा। समझ में आया। तीसरा क्या है, जो भी पर्सन गिरफ्तार किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, कस्टडी में लिया जा रहा है, उसे विद इन 24 घंटे के अंदर इमीडिएट न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। क्लियर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो 24 घंटे का जो समय है इसमें सैटरडे, संडे और सभी प्रकार के पब्लिक हॉलीडेज़ की टाइमिंग को एक्सक्लूड किया गया है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को फ्राइडे शाम को गिरफ्तार किया गया है तो उसे उसका जो 24 घंटा शुरू होगा वो मंडे से शुरू होगा। सैटरडे और संडे की छुट्टी के कैलकुलेशन इसमें नहीं आएंगे। क्लियर हो रहा है। इसलिए आप लोग अक्सर फिल्मों में देखते होंगे कि मिथुन चक्रवर्ती को अक्सर फ्राइडे रात को गिरफ्तार किया जाता था ताकि सैटरडे और संडे तक पुलिस थाने में उसकी कायदे से सेवा किया जा सके, ताकि वो मंडे को खुद ही कबूल कर ले, हाँ ये जज साहब ये जुर्म मैंने किया है। आपने फिल्मों में देखा होगा, इसलिए इनकी फ़ोटो लगा दी हमने। इसका मतलब ये नहीं है, इनको मैंने एक तरह से याद आपको दिलाने के लिए ऐसा किया है। क्लियर हो रहा है कि हर एक व्यक्ति जिसको किसी भी अपराध में गिरफ्तार किया जा रहा है उसे 3 तरह के संरक्षण प्राप्त है। पहला, उसे कारण बताना पड़ेगा जो भी गिरफ्तार कर रहा है अधिकारी। दूसरा, उसे अपने मन मुताबिक लॉयर रखने की आज़ादी होगी। और तीसरा, जब भी गिरफ्तार किया जाएगा 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। क्लियर है। तो ये था सभी प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार, हम लोगों ने पढ़ा उसके। तो इसमें क्या क्या था, फोलिया, एफ से फ्रीडम, यानी कि आर्टिकल 19 फ्रीडम, 6 प्रकार की स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 में क्या है, ऑफेंस यानी कि अपराध सिद्ध से संरक्षण। तीसरा क्या है, लाइवलीहुड वाला, वो हमने देखा। 21A एजुकेशन और 22 अरेस्ट एंड डिटेंशन, जो अभी हमने देखा। एक चीज़ यहाँ पर देखना रह गया था कि आर्टिकल 19 में जो 6 अधिकार दिए गए उनको याद करने का ट्रिक है समर्पण। एस से स्पीच, ए से असेंबल, एम से मूवमेंट, ए से एसोसिएशन, आर से रिजाइड और पी से प्रोफेशन। इसको भी याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे कल हम लोग जो है आगे के मौलिक अधिकारों को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।